हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश यादव और मैं जो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए लाया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ये जो इस वीडियो के अंदर जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो सब टॉपिक जो है आने वाले अगले लेक्चर के लिए या आने वाले अगले टॉपिक के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गाउस का जो प्रमेय है और जो गाउस के प्रमेय के जो अप्लीकेशंस होते हैं, जो अनुप्रयोग होता है, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें से प्रश्न जो है आते ही आते हैं। इसलिए आपको ये जो टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं ये गाउस के प्रमेय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको नोट करके और याद करेंगे, ताकि आने वाला जो है टॉपिक उसको आप अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से जान सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग जो इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा कहा जाता है, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं, समतलीय क्षेत्रफल का मतलब है कि जिसके पास लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, अर्थात जो द्विविमीय होते हैं, 2D डायमेंशनल होते हैं, 2D डायमेंशनल होते हैं, 2D होते हैं, ठीक है। अर्थात जो x और y तल दोनों में पाए जाते हैं है कि उनको हम कह सकते हैं समतलीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि उनके पास जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं उनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, अर्थात वे एक सदिश के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास तो परिमाण होगा, लेकिन जो दिशा व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकांक सदिश का उपयोग करते हैं। तो उसको हम लोग किस प्रकार पृष्ठ के ऊपर खींचेंगे, वह एकांक सदिश जो है किस प्रकार का रेखा होगा, ये हमें जो है समझना और उसको याद करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो क्षेत्रफल सदिश है जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं, जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। और क्षेत्रफल की जो दिशा है, जो क्षेत्रफल की दिशा है उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की ओर होता है। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वह किधर होगा, तो क्षेत्रफल के पृष्ठ के ऊपर जो अभिलंब बाहर की ओर खींचा जाएगा उसके अनुदिश होगा। अर्थात मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो है एक ये पृष्ठ है, ठीक है। ये एक जो है समतलीय पृष्ठ है और इसका कुल क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, ए है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना मानते हैं, ए है। और इसको छोटे छोटे खंडों में हम लोग क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। छोटे छोटे खंडों में इसको विभाजित कर देते हैं ऐसे। और एक छोटे से खंड का, ठीक है, और एक छोटे से खंड का क्षेत्रफल हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा खंड है, ये इस छोटे से खंड का हम लोग क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना, डी। मतलब कि ये जो क्षेत्रफल है, ये जो पृष्ठ है, ये जो है कई सारे जो है क्षेत्रफल अवयव से मिलकर बना है। तो एक छोटे से खंड को क्या कहेंगे, इसको हम लोग अवयव कह सकते हैं या अल्पांश कह सकते हैं, अल्पांश, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, डी। तो इसका क्षेत्रफल डीए है, तो क्या होगा, इसके पास क्षेत्रफल है, इसका परिमाण डीए है, तो क्या होगा, इसके पास दिशा भी होगा। तो उसकी दिशा को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा क्या होगा, इस क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर जो अभिलंब खींचा जाएगा, इसके ऊपर जो अभिलंब खींचा जाएगा, ये अभिलंब एन कैप, ये क्या प्रदर्शित करेगा, इस क्षेत्रफल के दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे लिखे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि इसके पास परिमाण हो गया और दिशा हो गया, तो क्या कहलाएगा, एक सदिश कहलाएगा। तो इसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, तो इसको व्यक्त करेंगे वेक्टर डीए से। मतलब कि ये क्या है, ये डीए क्या है, परिमाण है। तो इसके पास दिशा भी हो गया और परिमाण भी हो गया, तो क्या होगा, सदिश कहलाएगा। तो ये वेक्टर डीए हो गया और ये वेक्टर डीए क्या कहलाएगा, एक क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक क्षेत्रफल सदिश। मतलब कि यहाँ वेक्टर डीए क्या है, तो एक क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है जिसकी दिशा किधर है, एन कैप के अनुदिश है। और एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है अल्पांश डीए के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब है, अल्पांश डीए के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखाने के लिए जो क्षेत्रफल होगा उसके पृष्ठ पर बाहर की ओर एक अभिलंब खींचेंगे, 90 डिग्री पर एक लंब डालेंगे, बाहर की ओर एक अभिलंब खींचेंगे और वह अभिलंब क्या करेगा, उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगा।
ठीक है, ये बात आपको पूरा से अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो जो पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के ऊपर बाहर की ओर क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे और वही अभिलंब जो है क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, हमने ये मान लीजिए कि एक छोटा सा खंड है, इसका क्षेत्रफल हम लोग मान लेते कितना है, डीए है। ठीक है, तो अगर इसकी दिशा दिखाना हो, अगर इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा दिखाना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाहर की तरफ अभिलंब खींचेंगे। ये जो अभिलंब होगा ये क्या करेगा, ये क्षेत्रफल सदिश डीए की दिशा को प्रदर्शित करेगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का पृष्ठ ऐसे दिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे पृष्ठ दिया है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बाहर की तरफ अभिलंब खींचेंगे ऊपर की तरफ। ये अभिलंब क्या करेगा, अगर इसका क्षेत्रफल मानते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मानते हैं कि अगर एस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वेक्टर एस होगा और ये वेक्टर एस क्या कहलाएगा, ये वेक्टर एस जो है ये क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, ये मान लीजिए कि कुछ ऐसा पृष्ठ है हमारे पास, ठीक है, ऐसे पृष्ठ को ऐसे रखा गया है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभिलंब जो है इस प्रकार का डालेंगे ऐसे बाहर की तरफ। मान लीजिए पृष्ठ को ऐसे रखा गया है, तो जो अभिलंब होगा बाहर की तरफ इस दिशा में होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग मानते हैं ए है, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा कितना होगा, वेक्टर ए होगा, वेक्टर ए होगा। और इसको हम लोग एन कैप मान लेते हैं, तो ये वेक्टर ए किसके बराबर होगा, ये वेक्टर ए बराबर होगा ए इंटू एन कैप के, ए इंटू एन कैप, क्योंकि ये परिमाण है और ये क्या है, दिशा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सदिश होता है उसके पास परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। तो हम ये जो है क्षेत्रफल सदिश को पढ़ लिए और मैं आशा करता हूँ कि ये जो है क्षेत्रफल सदिश आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि समतलीय क्षेत्रफलों के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल के पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के दिशा के अनुदिश होती है, अभिलंब के अनुदिश होती है, अभिलंब के अनुदिश होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया कि हम मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो इस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है ए, एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल मानते हैं हम लोग डी ए। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लंब खींचा। ठीक है, तो ये लंब क्या करेगा, ये इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर डी ए। और ये वेक्टर डी ए किसके बराबर होगा, ये वेक्टर डी ए बराबर होगा डी इंटू एन कैप के, डी इंटू एन कैप के। और वेक्टर डी ए क्या कहलाएगा, तो क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल सदिश पढ़ लिए। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं समतल कोण, कि समतल कोण क्या होता है। ठीक है, समतल कोण पढ़ेंगे और घन कोण पढ़ेंगे। ठीक है, तो समतल कोण क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं। मतलब कि जो वृत्त होता है, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, वृत्त है और ये इसका केंद्र O है। ठीक है, और यहां से एक मानते हैं कि बिंदु A है और एक बिंदु B है ये। ठीक है, और ये इसको मिला देते हैं बिंदु को, तो ये देखिए ये जो AB है, ये AB क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। AB को हम क्या कहते हैं, तो AB जो है चाप कहलाता है और चाप का ऐसा प्रतीक होता है। मतलब कि AB एक चाप है, आर्क है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जब हम इस दोनों सिरों को क्या कर रहे हैं, बिंदु इसके केंद्र से मिला दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, और इस कोण को हम क्या कहते हैं, इस कोण को हम लोग जो है समतल कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं भाई, समतल कोण, प्लेन एंगल कहा जाता है। तो समतल कोण क्या होता है, तो समतल कोण की परिभाषा आप कह सकते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को या बने कोण को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। ठीक है, और इसका परिमाण जो है, इस कोण का परिमाण जो है, समतल कोण का परिमाण किसके बराबर होता है, तो समतल कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या के, चाप बट्टे त्रिज्या के। ठीक है, चाप बट्टे त्रिज्या के बराबर होता है। इसके बाद इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, एसआई मात्रक इसका जो है रेडियन होता है, रेडियन, जिसको हम RAD से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। रेडियन को RAD से, स्मॉल RAD से। इसके बाद से हम एक रेडियन की भी परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं। एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए समतल कोण अगर हम थीटा मानते हैं तो इसको हम थीटा से दिखाएं, तो ये क्या होगा, ये एक। ध्यान दीजिए जब चाप का जो मान होगा वह क्या होगा, जब त्रिज्या के बराबर होगा तो क्या करेंगे, कटाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर एक मिलेगा तो वही तो क्या होगा, एक रेडियन के बराबर होगा। मतलब कि जब चाप का मान किसके बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो, जब चाप का मान जब क्या हो, त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है, तो वह क्या होगा, जो
केंद्र के ऊपर जो कोण अंतरित होगा वह कोण कितने के बराबर होगा, तो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वृत्त की चाप, जब वृत्त की चाप त्रिज्या के बराबर हो, जब वृत्त की चाप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 रेडियन की भी परिभाषा दे सकते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी वृत्त की चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो, जब किसी वृत्त की चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो, तो चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है ये समतल कोण भी समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं घन कोण क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं घन कोण की, कि घन कोण क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि घन कोण जो है ये 2D होता है, समतलीय है तो 2D होगा, 2 डायमेंशनल होगा या द्विविमीय होगा, मतलब कि XY तल में होगा। और लेकिन जो घन कोण होता है ये 3D होता है, XYZ तीनों प्लेन में होता है, तीनों तल में होता है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये जो है किसी गोलीय पृष्ठ होता है। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा जो गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है अर्थात बनता है, उस कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, या आप उसको अन्य तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गोले के छोटे से खंड द्वारा या सूक्ष्म खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए ये गोला है और ये गोला का क्या है, एक छोटा सा खंड है, ये मान लीजिए गोला का खंड है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, ए है, और इस छोटे से खंड का क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, इस छोटे का खंड का क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए है। ठीक है, तो इसके जो परिसीमा है, जो बाउंड्री है, जो बाहरी जो बाउंड्री है, हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, इसके केंद्र को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो इस खंड के द्वारा, ठीक है, इस खंड के द्वारा जो इस पे कोण बन रहा है, ये कोण, ठीक है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। ठीक है, घन कोण को हम लोग क्या करेंगे, घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये एक छोटा सा खंड है, एक छोटे से खंड के द्वारा क्या होगा, जो घन कोण बनेगा छोटा बनेगा, इसलिए इसको हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, डी ओमेगा से। लेकिन जब क्या होगा, जब संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा क्या होगा, इस गोले के केंद्र पर, ठीक है, इस गोले के केंद्र ओ पर जो कोण बनेगा वह कोण घन कोण कहलाएगा, और उसको हम लोग ओमेगा से भी प्रदर्शित करेंगे, केवल ओमेगा से। मतलब कि जब संपूर्ण पृष्ठ से जब बनेगा तो क्या बनेगा, बड़ा कोण बनेगा। अब बड़े कोण को हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, परंतु छोटे कोण को हम लोग डी ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम मानते हैं कि इस गोले की जो त्रिज्या है, ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या है कितनी है, आर है। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। तब इसका परिमाण कितना होगा, तो ध्यान रखिए, जो गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर होता है 4πr²। ठीक है, ए बराबर होता है 4πr²। मतलब कि जो क्षेत्रफल है वो, जो यहाँ पे क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिए, जो क्षेत्रफल है वह क्या है, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब ए अनुक्रमानुपाती है r² के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक इसी के अनुसार जो ये क्षेत्रफल डीए होगा, यह क्या होगा, ये डीए जो है इस त्रिज्या के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोले का क्षेत्रफल जो है त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती होता है। जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हम नियतांक लगाएंगे डी ओमेगा, और ये हो जाएगा डी ए बराबर हो जाएगा डी ओमेगा इंटू r²। ठीक है, हम इस डी ओमेगा का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए अपान r²। ठीक है, अब ये जो परिमाण मिल रहा है, ये परिमाण किसका है, ये परिमाण जो है ये घन कोण का परिमाण है, कि जब किसी गोले के एक छोटे से खंड के द्वारा या सूक्ष्म खंड के द्वारा जो उसके केंद्र पर जो घन कोण बनता है उसका परिमाण किसके बराबर होता है, तो उसका परिमाण हम डी ओमेगा से दिखाएंगे, और यह डी ओमेगा जो है बराबर होगा डी ए अपान r² के, डी ए अपान r² के बराबर होता है। ठीक है, हम इस जो है घन कोण का एसआई मात्रक लेते हैं, तो एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है स्टे रेडियन, और स्टे रेडियन को हम लोग SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, SR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक स्टे रेडियन का भी परिभाषा दे सकते हैं। यदि मान लीजिए, यदि डीए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो और आर बराबर भी, इसका मान भी मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, या मान लीजिए
1 मीटर स्क्वायर है, या मान लीजिए कि डीए का परिमाण क्या है वो आर स्क्वायर के बराबर हो, डीए का परिमाण जो है आर स्क्वायर के बराबर हो, तब क्या होगा, तब जो है डी ओमेगा का मान, मतलब कि ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, नीचे भी 1 है, या दोनों का परिमाण क्या है आपस में बराबर है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1 रेडियन मिलेगा, मिलेगा बाबू, 1 स्टेरेडियन मिलेगा, 1 स्टेरेडियन मिलेगा, मिलेगा। तो ये 1 स्टेरेडियन क्या है, 1 स्टेरेडियन का परिभाषा हम कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिए, रेडियन का हम लोग परिभाषा यहाँ पे जो है दे सकते हैं कि 1 स्टेरेडियन क्या होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये क्या है, डीए का परिमाण क्या होगा जब आर स्क्वायर के बराबर होगा, जब डीए का परिमाण क्या होगा आर स्क्वायर के बराबर, तो क्या है ऊपर नीचे बराबर है, जब कटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी गोले के एक सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल, जब किसी गोले के एक सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, जब उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, मतलब कि क्या है, उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसके वर्ग के बराबर हो, तो उस खंड द्वारा जो गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, ठीक है, जो गोले के जो केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा, वह कोण जो है 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। मतलब कि जो गोले का जो खंड है उसका क्षेत्रफल क्या है, उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तब जो है उस खंड द्वारा जो केंद्र पे जो अंतरित कोण है वह कितने के बराबर होगा, 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा 1 स्टेरेडियन का भी परिभाषा हो गया। इसके बाद से थोड़ा सा कुछ और हम लोग देखते हैं कि हम एक छोटे से खंड के द्वारा क्या किए हैं, एक छोटे से खंड के द्वारा जो है हम लोग क्या किए हैं, घन कोण का मान निकाले हैं। अगर हम क्या करते हैं, संपूर्ण खंड के द्वारा क्या करना हो, निकालना हो, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा निकालना हो, तो इस संपूर्ण खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा, मतलब कि बड़ा कोण बनेगा तो ओमेगा से दिखाएंगे, और ये ओमेगा किसके बराबर होगा, तो ये ओमेगा जो है वह इन छोटे छोटे, मान लीजिए कि छोटे से खंड का क्षेत्रफल कितना है, डीए है, एक और खंड होगा उसका भी क्षेत्रफल डीए, एक और खंड होगा उसका भी क्षेत्रफल कितना, डीए, मतलब कि इन छोटे छोटे खंडों को मिलाएंगे तो क्या होगा, एक पूरा ये गोला बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ओमेगा है ये बराबर है समाकल डीए अपान आर स्क्वायर के। समाकल डीए किसके बराबर होगा, समाकल डीए बराबर होगा ए के, यहाँ पे समाकल डी किसके बराबर होगा, ए के, मतलब कि छोटे छोटे खंडों का योग, किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम ए बराबर लिख सकते हैं ए अपान आर स्क्वायर, और ए क्या है, तो इस गोले का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो अगर हम ए का मान रखते हैं यहाँ पे तो ये जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, कैंसिल करेंगे कितना बचेगा, ए बराबर 4 पाई, ठीक है। तो ओमेगा का मान कितना आ रहा है, ए बराबर 4 पाई, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई गोला है और उस गोले के संपूर्ण खंड के द्वारा उसके केंद्र पर कितना घन कोण बनता है, तो 4 पाई बनता है, कितना बनता है, 4 पाई बनता है, यह आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका भी मान आगे चल करके पूछा जाएगा, और इसका भी आना है गाउस के प्रमेय में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा का मान हम 4 पाई रख सकते हैं। ठीक है, या मान लीजिए इस ओमेगा को हम क्या ले सकते हैं, समाकल डी ओमेगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा क्या ले सकते हैं, समाकल डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब क्या, जो कोण बन रहा है, जो सूक्ष्म खंडों के द्वारा जो कोण बन रहा है उन सभी का योग समाकल डी ओमेगा का मतलब है, मतलब कि छोटे छोटे कोण मिलाएंगे तो क्या होगा, एक बड़ा कोण बन जाएगा, जितना बन रहा है यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग समाकल डी ओमेगा क्या ले सकते हैं, केवल ओमेगा ले सकते हैं, और समाकल डी ए को हम केवल ए ले सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और जो है इसी से संबंधित एक और टॉपिक को लेते हैं, समझते हैं उसको भी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो यहाँ पे जो खंड बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे पास एक क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, ये क्षेत्रफल अवयव है डीए। ठीक है, और इससे हम मान लेते हैं कि इससे जो है केंद्र ओ से इसकी जो दूरी है वो मान लेते हैं आर है। ठीक है, एक क्षेत्रफल अवयव मान लिया है हम लोग। ठीक है, और इसके द्वारा जो कोण बन रहा है यहाँ पे वो मान लेते हैं डी ओमेगा है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल अवयव डीए है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये बात कि यदि मान लीजिए कि ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के
हम क्या करते हैं, इस त्रिज्या के अनुदिश से क्या करते हैं, एक एकांक सदिश खींचते हैं एन कैप। त्रिज्या के अनुदिश क्या करते हैं, इस जो है एकांक सदिश खींचते हैं, और इस क्षेत्रफल अवयव डी है तो इसका क्षेत्रफल हम इस दिशा में दिखाएंगे। क्षेत्रफल अवयव क्या है, तो क्षेत्रफल अवयव तो भाई इसका क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल सदिश भी होगा, तो इसको इस दिशा में दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एन कैप और वेक्टर डी के बीच में क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग थीटा से दिखा रहे हैं, ठीक। तब यदि हम क्या करते हैं, यदि हम इस बिंदु ओ को केंद्र मानकर यदि हम क्या करते हैं, एक गोले की रचना करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक गोले की रचना होगा, ठीक है। हम एक गोला बनेगा जिसमें एक हमें खंड प्राप्त होगा, ये वाला, ठीक है। ये जो जहाँ पे एक क्या होता है, ये एक खंड प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला खंड हमें एक प्राप्त होगा, ये वाला खंड प्राप्त होगा, ठीक है, जिसको हम लोग छायांकित से दिखा सकते हैं, ये छायांकित खंड होगा, ठीक है। जो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, ये इसके मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल अवयव कितना है, इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो डीए है, इसका क्षेत्रफल अवयव कितना है, डीए है, ठीक है, और इसकी दिशा इधर हो गया, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे, इसको जब घटक में तोड़ेंगे, क्षेत्रफल सदिश को हम जब घटक में तोड़ेंगे तो एक घटक हमारा इधर मिलेगा और एक घटक इधर मिलेगा। मतलब कि हम ये जो पढ़े हुए हैं सदिश नियम जो पढ़े हुए हैं, ये मान लीजिए कि हमारा वेक्टर डीए है और ये एन कैप की दिशा इधर है और ये थीटा बना रहा है, तो ये क्या होता है, ये डीए कॉस थीटा होगा। तो ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि जो इसका छायांकित जो भाग, मतलब कि जब हम क्या करते हैं, जब इस बिंदु ओ को गोले का केंद्र मानकर आर त्रिज्या का क्या करते हैं, एक गोली की रचना करते हैं, तब हमें एक यहाँ पे खंड प्राप्त होता है जो इसका एक छायांकित भाग है, मतलब इसी के बराबर होता है, इसका छायांकित भाग होता है। और ये छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितने के बराबर होगा, तो वो डीए कॉस थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको दो खंडों में जब ऐसे विभाजित कर रहे हैं, घटक में तोड़ रहे हैं, तो ये हमारा थीटा जिस पे बनता है ये कॉस थीटा जाएगा, तो ये डीए कॉस थीटा जाएगा और ये डीए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इस अंदर वाले के लंबवत है, देख रहे हैं ना, इस अंदर वाले का जो छायांकित भाग है क्या इसके लंबवत है, तो ये लंबवत डीए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस परिमाण को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डीए कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया, ये एन कैप हो गया, डीए कॉस थीटा ये परिमाण हो गया, ये दिशा हो गया, तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल सदिश खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसी स्थिति आए, ठीक है, जब ऐसी स्थिति आए तो तब जो है जो डी ओमेगा का जो मान होगा वह कितने के बराबर होगा, तब जो है डी ओमेगा का मान जो है वो डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा, डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर होगा। जब इस प्रकार की स्थिति आएगी, मतलब कि जो पृष्ठ है, अगर इसी पृष्ठ को मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऐसे उठा दिए हैं, ठीक है, ऐसे सीधा कर दिए हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल अवयव इतना था, ठीक इसी प्रकार ऐसे इसी को मान लीजिए, तो ये अंदर वाला जो है इसका, तब यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल अवयव डीए है तो हम इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो त्रिज्या था इसके हम एकांक सदिश ऐसे दिखाएंगे एन कैप, ठीक है, क्योंकि इसके लंबवत बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसका एकांक सदिश ऐसे है, तब इसके बीच में थीटा कोण बनेगा। जब थीटा कोण बनेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसका मान निकालते हैं तो ये भाई कोण इसके ऊपर है, तो जब इसके ऊपर है तो कितना डीए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम ऐसे तोड़ते हैं तो ये डीए साइन थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करें, डीए कॉस थीटा का परिमाण ले लेंगे तो उसके साथ जुड़ जाएगा, तब जो है डी ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, तब डी ओमेगा का मान हो जाएगा डीए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तब जो है घनकोण का मान इतना होता है, ठीक है। ये परिमाण आपको जो है ध्यान में रखना है, इस परिमाण का भी हमें उपयोग करना है, इसलिए ये परिमाण आप ध्यान में रखेंगे कि डी ओमेगा बराबर डीए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर भी होता है। तो इस परिमाण को याद रखेंगे और ये वाला परिमाण भी याद रखेंगे, ये परिमाण भी याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक। अब हम स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो विद्युत फ्लक्स होता है ये एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, हम लोग विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाओं द्वारा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पे नजदीक होती है, नजदीक होती है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होता है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पे दूर होती हैं वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जो है बहुत कम होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में जब किसी पृष्ठ को रखा जाता है, जब किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखते हैं तो उस पृष्ठ के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजरती हैं, ठीक है, जो पृष्ठ के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की जो माप होती है वह माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। वह माप क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो परिभाषा है उसको देखिए और समझिए। कह रहे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, मतलब कि कोई विद्युत क्षेत्र है
और उस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, काल्पनिक पृष्ठ, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, ठीक है, उस पर मतलब पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, मतलब कि उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब कि जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखते हैं तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की जो माप होती है, वही संख्याओं का माप क्या होगा, उस पृष्ठ के ऊपर विद्युत फ्लक्स का मान होगा, ठीक है। अर्थात यदि हम माने कि हमारे पास कोई जो है पृष्ठ है, चलिए ये मानते हैं कि ये एक पृष्ठ है ऐसे, ठीक है, और इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, और इसके द्वारा ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है, होकर जो है गुजर रही हैं, ये, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, इससे जो होकर गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इन सभी का जो माप होगा, इन सभी का जो माप, मतलब कि इसको ऐसे रखा गया है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही हैं, इन सभी का जो माप होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और ये फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक क्या होता है, तो ये एक अदिश राशि होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स के पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम मानते हैं कि जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ई है, और ये जो विद्युत क्षेत्र जो गुजर रहा है, इसकी हम लोग मानते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या और इससे होकर गुजर रही है, तो कितनी मात्रा में गुजर रही हैं, उनकी माप जो होगी उसको हम लोग कहेंगे विद्युत फ्लक्स। देखिए अब यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न ये उठता है कि हम इस विद्युत फ्लक्स को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, तो हमें इस पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही हैं उनकी हमें माप निकालना है, उनकी संख्याओं का माप निकालना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो पृष्ठ इस तरह रखा गया है तो इससे कितनी मात्रा में विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, हम उनकी संख्या को कैसे माप सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देंगे, और एक छोटे से खंड का, मान लेते कि यहाँ पे एक छोटा सा खंड है जिसको हम अवयव कर सकते हैं या अल्पांश कर सकते हैं। इस छोटे से खंड का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना है, तो डीए है। कितना है क्षेत्रफल, कितना मान लेते हैं, डीए। संपूर्ण का क्षेत्रफल कितना है, ए। और इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग अनेक खंडों में विभक्त कर देते हैं, ठीक है। और एक छोटे से खंड का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, डीए मान लेते हैं। और जब उन सभी खंडों को आपस में जब जोड़ेंगे, अवयव को आपस में जोड़ेंगे, तो फिर से क्या होगा, हमें जो है वो पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक छोटे से बिंदु पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इसका कारण है, जैसे कि आप सवाल हम लोग लगाते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपके पास अगर 5 पेन का दाम 50 रुपया है, तो आपको कह कि 50 पेन का दाम निकालिए, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए आप 1 पेन का दाम निकालते हैं, उसके बाद से आप 50 पेन का दाम बताते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है आपको इस संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालना है कि इस संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से बिंदु पर हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। जब एक छोटे से बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का जब मान पता चल जाएगा तो हम संपूर्ण पृष्ठ पर भी क्या कर लेंगे, निकालेंगे, जिस प्रकार उसमें निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक छोटे से अवयव पर हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल अवयव है, ठीक है, हम इस बिंदु पर मानते हैं या इस अवयव पर मानते हैं जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है, जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वह कितना है, वह वेक्टर ई है। कितना है भाई, वेक्टर ई है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लिखे हैं वही चीज यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे जो फिगर बनाए वहां पे हम लिखे हुए हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल ए को छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर देते हैं। मतलब कि जो क्षेत्रफल अवयव है इसको क्या करते हैं, क्षेत्रफल पृष्ठ को क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं, और एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल डीए मान लेते हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल या एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, डीए मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि माना क्षेत्रफल अवयव डीए पर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। मतलब कि ये क्षेत्रफल अवयव कितना हो गया, डीए हो गया, और इस बिंदु पर या इस क्षेत्रफल अवयव पर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना है, वह ई है। ठीक है, तो अब जानिए ये क्या है, तो ये एक क्षेत्रफल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के पास क्षेत्रफल सदिश भी होता है। तो ये पृष्ठ इस प्रकार रखा गया, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या करेंगे, इसके लंबवत ऐसी इसी दिशा में दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसी दिशा में क्या करेंगे, इसकी दिशा दिखाएंगे, वेक्टर डीए की दिशा दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर डीए क्या है, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिए हम जब इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का जब मान निकालेंगे
तो क्या होगा, उस समय जो है उस पृष्ठ से अधिक मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो हमें विद्युत फ्लक्स ज़्यादा प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव क्या है, बहुत छोटा है, तो इससे कम मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बहुत कम प्राप्त होगा। इसलिए उसको हम लोग डी फाई से प्रदर्शित करेंगे, क्या करेंगे, डी फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जब अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, जब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो उसको फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल अवयव डी के द्वारा जो है विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव कितना हो जाएगा, डी फाई ई। ठीक है, डी फाई ई होगा, और ये डी फाई ई किसके बराबर होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के बराबर होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या किया, एक छोटे से अवयव पर विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिए हैं। यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्रफल अवयव दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, यदि अगर इसमें कुछ हम परिवर्तन करें, अगर मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो इसको इस तरह रखा गया है, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे झुका देते हैं, ऐसे, ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस दिशा में सीधे गुजर रही हैं, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वह क्या होगा, वह इस दिशा में होगा। मतलब कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच एक कोण बनेगा। मतलब कि अगर क्या करते हैं, अगर इस क्षेत्रफल अवयव को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे, ठीक है, तब क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव जो है इस दिशा में चला जाएगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे हो जाएगी, क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो है विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में कितना कोण बनेगा, तो उस कोण को अगर मान लेते हैं ये कितना है, तो ये थीटा है। ठीक है, ये वेक्टर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच में क्या हो रहा है, थीटा कोण बन रहा है। जब थीटा कोण बनेगा तब ध्यान रखिए, तब विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अर्थात हम कहते हैं कि यदि क्षेत्रफल अवयव को थीटा कोण पर घुमा देते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो यदि फ्लक्स, तब ध्यान दीजिए, तब जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वह डी फाई ई जो है वह बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा के, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इस दिशा में, मतलब कि जब क्या करेंगे, इसको हम जब तोड़ेंगे, घटक में जब वियोजित करेंगे, ठीक है, जब इसको हम घटक में वियोजित करेंगे, देखिए ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे वेक्टर ई की दिशा में है ना, तो जब हम इस दिशा में क्या करेंगे, जब मान निकालेंगे, ऐसे है ये ई है, ठीक है, और ये थीटा कोण बन रहा है, मतलब कि ई के ऊपर थीटा कोण बन रहा है ना, तो यहाँ पे जब इस दिशा में हम क्या करेंगे, इसके लंबवत इस दिशा में जब दिखाएंगे विद्युत फ्लक्स का मान, सॉरी क्षेत्रफल अवयव के जब मान निकालेंगे, और जब इसको हम तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए ये कितना, ये वेक्टर डी ए है, कोण इस पे बन रही है कितना, ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो है डी ए साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, विद्युत पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा में, पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा में जो होगा उसी को हमें लेना है, इसको नहीं लेना तो हम इसको लेंगे, डी ए कॉस थीटा को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, यहाँ पर परिमाण जो है वो डी ए कॉस थीटा हो जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो क्षेत्र की दिशा में होगा उसको हम ले लेंगे, तो डी ए कॉस थीटा इंटू ई हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए कॉस थीटा इंटू ई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यदि हम क्या करते हैं, अब यदि हम संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा निकालते हैं, क्या करते हैं, इस संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो है विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण जाएगा। ठीक है, वो फाई हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण से निकालना ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा फाई से दिखाएंगे। अब ध्यान दीजिए ये फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए एक छोटे से खंड पर हम लोग इतना निकाले हुए हैं या इतना निकाले हैं, ठीक है, इतना निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है जितने भी छोटे छोटे खंड है उनको सबको आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, संपूर्ण खंड बन जाएगा। मतलब कि फाई ई जो है ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो ये डी फाई ई के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, डी फाई ई। मतलब कि जो संपूर्ण छोटे छोटे अवयवों पे जो विद्युत फ्लक्स का मान निकल रहा है, उन विद्युत फ्लक्स को जब हम जोड़ेंगे तो इस पूरे संपूर्ण से जो विद्युत फ्लक्स का जो मान गुजरेगा वह क्या हो जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा। मतलब कि एक बिंदु पर मान लीजिए विद्युत फ्लक्स का मान इतना है, दूसरे बिंदु पर भी इतना ही होगा, तीसरे बिंदु पर भी इतना ही होगा। अब हम क्या करते हैं, सभी विद्युत फ्लक्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये जो विद्युत फ्लक्स का जो मान निकलेगा ये फाई ई बराबर, ये कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा डी फाई ई। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा, सॉरी इसको हम सिग्मा भी लगा सकते हैं, समाकलन भी कितना है, या सॉरी काम करते हैं, ये कितना फाई ई जो है बराबर हो जाएगा सिग्मा डी फाई ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिग्मा डी फाई ई मतलब कि सभी फ्लक्स को जोड़ते रहे। अब सिग्मा डी फाई ई का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 मानते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 से इसका मान रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से फाई ई जो है वह बराबर हो जाएगा सिग्मा ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब ध्यान दीजिए, अब ये डी ए क्या है,
अभी जो डीए है ये बहुत सूक्ष्म, डीए क्या है तो सूक्ष्म जो है खंड का क्षेत्रफल, एक छोटे से खंड का क्षेत्रफल है। तो भाई छोटा क्षेत्रफल है तो क्या करेगा, वो जीरो की तरफ टेंस करेगा, ठीक है, तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, शून्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए मतलब कि जो वेक्टर डी है वो क्या करेगा, वो जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसलिए इस पृष्ठ समाकलन करेंगे, ठीक है। पृष्ठ समाकलन करने पर मतलब कि इसका हम लोग क्या कर देंगे, इस मान का हम लोग जो है पृष्ठ समाकलन करेंगे। मतलब फाई ई जो है यह बराबर हो जाएगा समाकलन ए, और समाकलन ए क्या है तो इस पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन है, और ये हो जाएगा ई इंटू वेक्टर डी ए, ठीक है। और ये समाकलन ए मतलब कि ये क्या है, छोटे छोटे, ये देखिए समाकलन ए का मतलब क्या है, इस छोटे छोटे खंडों का योग है, मतलब कि क्षेत्रफल के छोटे छोटे खंडों का योग। तो ये क्या होगा, ये जो है इसके साथ लगेगा। इससे पहले थोड़ा सा हम इसको जो है इस वेक्टर को हटाते हैं और इस कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। ये समाकलन ए और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कि इस वेक्टर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉस थीटा लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो है मान डी ए के साथ लगता है, ई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन ए इंटू डी ए। आप पढ़े हुए हैं, अभी इसके पहले हम लोग बात किए थे कि ये क्या है, ये समाकल डी किसके बराबर होगा, इन छोटे छोटे खंडों का योग। ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है तो ये ए के बराबर होता है, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। ये ए हो गया, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ए। तो जो फाई ई का जो मान है वह कितने के बराबर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। वो हो जाएगा कितना, ई ए कॉस थीटा। तो ये हमारा मेन सूत्र है, जो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो फाई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है ई ए कास थीटा होता है। कितना होता है, ई ए कास थीटा होता है। ए क्या है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या है तो जो पृष्ठ रखा जा रहा है वो है, और वो कितने डिग्री पे रखा जा रहा है वो उसका परिमाण है, कि 0 डिग्री पे रख रहे हैं कि 90 डिग्री पे रख रहे हैं, ठीक है, कि कितने डिग्री पे रखा है, 30 डिग्री है 45 डिग्री है, उन सभी का परिमाण यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद से हम इसका जो है मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उसका जो है SI मात्रक पढ़ते हैं और कुछ और विशेष स्थितियों को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसका जो है SI मात्रक लेते हैं। SI मात्रक जब लेंगे आप, ठीक है, तो जो फाई का जो SI मात्रक है वह कितना, ई अपान, मान लीजिए सूत्र कितना है तो फाई ई बराबर है ई ए कॉस थीटा है ना। तो ध्यान दीजिए इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, और इसका मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मतलब कि आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। वीमा भी निकाल सकते हैं, वीमा तो इसको आप चेंज कर दीजिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, ये इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम को किस में बदल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड में, ठीक है। अब जो है आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, केजी को हम बदलते हैं बड़े वाले एम में, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर तो ये एल घन हो जाएगा, और ये बट्टे के नीचे है तो सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, बट्टे के नीचे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की हो जाएगा, तो ये t-3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a-1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका बीमा भी निकाल लेंगे, और ये हम लोग निकालना जो है बहुत पहले से जानते हुए हैं, क्लास 11 से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हमने बना दिया अभी, ठीक है। तो चलिए इसका बीमा भी हो गया। इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से जो है कुछ इसकी विशेष स्थितियाँ हैं, उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं, ठीक है। विशेष स्थितियाँ, विशेष, यहाँ पे विशेष स्थिति का क्या अर्थ है, तो विशेष स्थिति का अर्थ है कि जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम लोग विद्युत क्षेत्र में कितने डिग्री पर रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, और ये मान लीजिए कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र इस तरह से जो है दिया हुआ है, ठीक है, कि ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये पृष्ठ है, पृष्ठ को हम लोग ऐसे रखेंगे। तो ये क्या किए हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो इससे गुजर रही हैं, ये क्या 90 डिग्री पे गुजर रही हैं, इसके लंबवत गुजर रही हैं। तो जब लंबवत गुजरेंगी, मतलब कि हम अगर ऐसे रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब आप विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में जब पृष्ठ को लंबवत रखते हैं तब थीटा का मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिए, थीटा का मतलब क्या है, थीटा जो कोण बनेगा वो किसके बीच बनेगा, वेक्टर डीए और वेक्टर ई के बीच बनेगा। तो मान लीजिए कि आप अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया, ठीक है, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह पृष्ठ के लंबवत जो अभिलंब होता है उसी की दिशा में होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यदि हम लोग जो है
यदि हम क्या करते हैं अभिलंब को खींचते हैं तो हम इसी दिशा में खींचेंगे, तो वेक्टर डी ए भी उसी दिशा में हो जाएगा। मतलब कि वेक्टर डी ए भी उसी दिशा में और ई भी उसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में है। मतलब कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र में जब पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री। जब थीटा का मान जब 0 डिग्री होता है तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान कितना मिलेगा, ई ए मिलेगा। मतलब कि फाई ई का मान कितना हो जाएगा, फाई ई का मान हो जाएगा ई ए। आप ध्यान रखिए, जब विद्युत क्षेत्र में जब लंबवत रखेंगे तो थीटा का मान 0 होगा, और जब 0 होगा तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम लंबवत रखते हैं तो इससे अधिक मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, इससे अधिक मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, और जब अधिक मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान भी अधिक होगा। ठीक है, ये पहली स्थिति हो गया। दूसरी स्थिति हम लोग लेते हैं कि यदि हम विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को क्षेत्र के समांतर रखते हैं, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये जो है इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, हम इसको भी क्या कर रहे हैं, इसको जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर, इसी के समांतर ऐसे रख दे रहे हैं। तो जब ऐसे रखेंगे तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तब कितना डिग्री बनेगा विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डी ए के बीच। तो मान लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, डी ए ऊपर की तरफ हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र ई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को क्षेत्र के समांतर रखेंगे तब थीटा का मान कितना होगा, तब थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब फाई का मान कितना हो जाएगा, तो फाई का मान हो जाएगा, फाई ई का मान ई ए cos 90। अब cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, अर्थात इस सब का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि जब हम विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ को रख देते हैं तब विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए ऐसे अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार गुजर रही हैं तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। इस पृष्ठ के द्वारा कहाँ से गुजर पा रही हैं, ये तो बहुत पतला, इससे नहीं के बराबर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। अगर ऐसे रखते हैं तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजरती हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान भी ज्यादा प्राप्त होता है। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं की संख्याओं को माप को क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा मात्रा में गुजरती हैं, इसलिए इस दशा में क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा मिलता है। और इसलिए क्या होता है, जब हम क्षेत्र के समांतर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर पाती हैं, और जब नहीं गुजर पाती हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये दो विशेष स्थितियां आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये दो विशेष स्थितियां हैं। अन्य स्थिति भी हो सकती है, हम लोग 30 डिग्री पर रह सकते हैं, 45 डिग्री पर भी रह सकते हैं। तो उसके ऊपर हम वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप इसको अब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और इसको याद कर लीजिए। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आगे का अगर आप टॉपिक समझना चाहते हैं तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसको जो है नोट्स में इसको